आधुनिक भारत के इतिहास के जिस सबसे बड़े नायक का पूरा सच सामने आने नहीं दिया गया वो है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने यह बार बार बताने की कोशिश की है कि गांधी और नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को देश का संविधान बनाने का मौका दिया। इस प्रपंच के पीछे इनका मकसद यही था कि दुनिया के सामने यह साबित किया जा सके कि नेहरू और गांधी अपने विरोधी डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कितने दरिया दिल थे। लेकिन यह झूठ है। हकीकत में अपने पूरे जीवन में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ सबसे ज्यादा षड्यंत्र अगर किसी ने किए हैं तो वो थे नेहरू, गांधी और कांग्रेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर मोड़ पर डॉक्टर अंबेडकर को हाशिए पर लाने की कोशिश की। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू की घोर उपेक्षा और षड्यंत्र की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को एक नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में बेईमानी से हराया। आज ये भी सच सामने आएगा कि डॉक्टर अंबेडकर नेहरू को मुसलमानों का दोस्त और दलितों का दुश्मन मानते थे। तो आइए बिना देर किए पूरे तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बेनकाब करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ नेहरू और कांग्रेस की चालबाजियों का पूरा कच्चा चिट्ठा। बात 1952 की है। आजादी के बाद देश में पहले आम चुनाव हो रहे थे। तब तक डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने एक दूध बेचने वाले नारायण कजरोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नेहरू एक बार नहीं बल्कि 2 बार डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार करने के लिए मुंबई गए। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और बाद में जाकर सीपीआई के अध्यक्ष बने श्रीपद अमृत डांगे ने पर्चे बंटवाए जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम देशद्रोही कहा गया। चुनाव में जमकर धांधली हुई और डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से चुनाव हार गए। हैरत की बात है कि इन चुनावों में पूरे 78,000 वोट कैंसिल किए गए। उनकी इस हार का विस्तार से वर्णन किया है पद्म भूषण से सम्मानित महान लेखक धनंजय कीर ने अपनी इस किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक माना जाता है। अपनी इस किताब के पेज नंबर 418 पर पद्म भूषण धनंजय कीर लिखते हैं कि अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयान में कहा कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वो आखिर कैसे बर्बाद हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को इसकी जांच करना चाहिए। वहीं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने बयान में कहा कि इस चुनाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह मेरे मन में भी शक है। इस हार से लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत डांगे के षड्यंत्र की वजह से उनकी हार हुई है। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, महान नेता जयप्रकाश नारायण का भी मानना था कि अंबेडकर को हराने के लिए जमकर धांधली हुई है। और सोचिए, शक किस पर था? नेहरू की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डांगे पर। ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब अपने ऊपर हुए इस अत्याचार पर चुप रहे। अपने ऊपर हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने अदालत में एक केस दायर किया। हैरत की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की हर छोटी बड़ी बात बताने वाला वामपंथी, जिहादी और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कभी इस बात की चर्चा नहीं करता है कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश की चुनावी धांधली के पहले शिकार थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनावी घोटाले पर बाकायदा अदालत में केस दायर किया था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो फिर आपको जानी मानी अमेरिकी लेखक गेल ओमवेट की यह किताब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर पढ़ना चाहिए, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुई चुनावी धांधली का वर्णन करते हुए गेल ओमवेट पेज नंबर 133 पर लिखती हैं कि 1952 में अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत में केस दायर किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे की अगुवाई में वामपंथियों ने उनके खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी की है। इन चुनावों में 78,000 वोट रद्द हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया कि वामपंथियों ने उनके खिलाफ गलत प्रचार किया था। आखिर क्या वजह थी कि नेहरू ने अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए
साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया। दरअसल इन चुनावों के प्रचार के दौरान अंबेडकर ने नेहरू की मुस्लिम परस्ती को बेनकाब कर दिया था। अंबेडकर ने नेहरू पर यह बार बार आरोप लगाया कि नेहरू दलितों से ज्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। यहां तक कि एक बार तो अंबेडकर ने यह तक कह दिया कि नेहरू को मुस्लिमों का चस्का लग गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में दिए अपने भाषण में कहा था कि नेहरू को मुसलमानों का चस्का लग गया है और वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए हैं। वह मुस्लिम मैनियक हैं और मुस्लिम व्याधि से ग्रसित हैं। नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं। नेहरू मुसलमानों की रक्षा करने के लिए सब कुछ तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी दलितों की रक्षा या उनके कल्याण के लिए नेहरू ने कुछ सोचा है? पंडित नेहरू ने दलितों के लिए कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। पिछले 20 साल से नेहरू देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कम से कम 2000 सभाओं को संबोधित किया होगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों को उन दलितों की कीमत पर मौज करना चाहिए, क्योंकि दलितों को उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। नेहरू को आईना दिखाने की वजह से ही डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरा दिया गया। लोकतंत्र में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह बहुत मायने रखती थी। उन्हें संसद से बेहद प्यार था। वहां वह बहस करना, चर्चा करना, भविष्य का भारत बुनना उनका सपना था। लिहाजा चुनाव हारने के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा। वो बेहद बीमार रहने लगे। उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कही है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पत्नी। उन्होंने 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की चुनावी हार के बाद उनके बेहद करीबी दोस्त कमलकांत चित्रे को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राजनीति डॉक्टर साहब यानी अंबेडकर का जीवन है। वहीं उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शक्तिवर्धक दवा है। संसदीय कार्य में उन्हें काफी दिलचस्पी है। उनकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। हालांकि उन्होंने अपनी चुनावी हार सह ली है, लेकिन फिर भी पुरानी राजनीतिक घटनाओं से उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आया है। अगर वो लोकसभा में चुने गए तो कौन सा काम हाथ में लेना है, उनकी प्लानिंग डॉक्टर साहब ने अभी से बना रखी थी। लोकसभा ही उनकी कीर्ति और कर्तव्य के लिए उचित जगह है। 1952 के लोकसभा चुनाव में मिली हार ने डॉक्टर अंबेडकर को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो बुरी तरह से बीमार रहने लगे थे, लेकिन जो झुक जाए वो फिर अंबेडकर कैसा। पहले आम चुनाव के 2 साल बाद महाराष्ट्र के भंडारा में उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन का ऐलान हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। इस बार चुनाव प्रचार में उन्होंने नेहरू सरकार के भ्रष्टाचार और उसकी विदेश नीति को निशाना बनाया। भंडारा में अपनी चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि नेहरू ने अपने आसपास रिश्वतखोर जमा कर रखे हैं। नेहरू की विदेश नीति की वजह से दुनिया में भारत का कोई दोस्त नहीं है। भारत की सरहद के एक तरफ मुसलमान हैं और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट चीन और सोवियत संघ हैं, जो पूरे एशिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर आपको इनसे छुटकारा पाना है तो आपके पास बंदूक होना चाहिए। हमें अगर अपने लोकतंत्र को बचाना है तो हमें लोकतांत्रिक देशों के साथ दोस्ती करना चाहिए। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत को कम्युनिस्ट सोवियत संघ और चीन की बजाय अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। अपनी वामपंथी विदेश नीति में नेहरू कैसे अंबेडकर की राय को बर्दाश्त कर सकते थे। लिहाजा भंडारा के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत बाबा साहेब अंबेडकर को हराने में झोंक दी। लिहाजा इस बार वो 8000 वोटों से हार गए। पहले मुंबई और फिर भंडारा। 2 साल के अंदर मिली 2 चुनावी हारों से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा सदमा लगा था। भंडारा की हार के बाद वो और ज्यादा बीमार रहने लगे और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को उनका दुखद निधन हो गया। इसलिए अगली बार कोई भी नेहरू का चेला या कोई वामपंथी या फिर कोई जिहादी मानसिकता का इंसान आपके सामने जय भीम जय मीम का नारा लगाए तो उसे आप जरूर बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ किसने साजिश रची थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज
प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं। और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।